एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। लाइन बाय लाइन हिंदी एनसीईआरटी सीरीज अपन देख रहे हैं। उसमें 11th क्लास का 6th चैप्टर यहां से अपना डिस्कस किया जा रहा है। पहला लेसन अपन ने देख लिया इस चैप्टर का, जिसमें अपन ने उत्तकों की बात की थी, उत्तक के प्रकार की अपन ने बात की थी, उनकी एबिलिटी के आधार पर क्या वो विभक्त हो सकते हैं या नहीं, उसके आधार पर दो प्रकार के उत्तक की अपन ने बात की थी। एक तो आपके पास विभज्य उत्तक की था, जिसे आपने पूरा डिटेल से देख लिया है, और दूसरा आपके पास है स्थायी उत्तक, या जिसे अपन बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। विभज्य उत्तक का अपन ने बोला था मेरिस्टेम। ठीक है, तो वो अपन ने बात की थी, वहां पर उसके अलग अलग प्रकार देखे थे, प्राथमिक द्वितीयक वगैरह कुछ फंक्शंस अपन ने वहां पर देखे थे। घास का एग्जाम्पल भी अपन ने देखा था। आज के सेशन में जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्थायी उत्तक, जिसे आप बोलते हो परमानेंट टिश्यू। परमानेंट जैसा कि शब्द से ही अपने को पता चल रहा है कि इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वो और अधिक विभक्त नहीं हो सकती है, वो फिक्स हो चुकी है। ठीक है, सो स्थायी उत्तक की कोशिकाएं प्राय और अधिक विभक्त नहीं होती। स्थायी उत्तक जिनसे कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें अपन सरल उत्तक या सिंपल टिश्यू बोलते हैं। तो ऐसी कोशिकाएं जिनकी स्ट्रक्चर सेम है और उनके कार्य भी क्या है, सेम है, तो उसे आप बोलोगे सरल प्रकार का उत्तक। लेकिन जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलती है उसे आप क्या बोलोगे, जटिल उत्तक आप उसे बोलोगे। इस प्रकार से मान लो अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं और फंक्शन भी हो सकता है थोड़ा बहुत अलग हो एक कोशिका का दूसरे से। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जो कोशिकाएं मिलती है उसे आप जटिल उत्तक या कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलोगे इंग्लिश में, लेकिन सेम प्रकार की तो उसे आप बोलोगे सरल उत्तक या सिंपल टिश्यू। अब सरल उत्तक की अपन बात करते हैं। सरल उत्तक में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के सरल उत्तक मिलते हैं, जैसे 3 प्रकार यहां पर आपको बता रखे, और इन तीनों प्रकार में से क्वेश्चन पूछा गया है। पिछले 10 वर्षों के आप पेपर उठा के देखेंगे बायो के, तो उसमें इन तीनों में से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, तो अच्छे से आपको समझना है। पहला है पेरेन कायमा, दूसरा कोलेन कायमा, और तीसरा स्क्लेरेन कायमा, जिसे अपन बोलते हैं दृढ़ोत्तक। दृढ़ है जो उत्तक नहीं, तो ये आपको ध्यान में रखना, पेरेन कायमा, कोलेन कायमा और स्क्लेरेन कायमा, इंग्लिश के ही शब्द ध्यान में रखना। पेरेनकाइमा अंगों के अंदर मुख्य घटक हैं। पेरेनकाइमा की कोशिकाएं समव्यासी, मतलब जिनका व्यास क्या है, समान है। तो आपने पहले से ही तो बोल दिया था कि सरल प्रकार के उत्तक में केवल एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलती है जो एक दूसरे से समान होती है, उसे एक प्रकार आप बोल रहे हो। तो व्यास इसका सेम होता है पेरेनकाइमा में, जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं आइसोडायमेट्रिक। चाहो तो लिख सकते हो आइसोडायमेट्रिक। ठीक है, उनका आकार गोलाकार हो सकता है, जैसे यहां पर अपन ने बात की थी, अंडाकार हो सकता है, बहुकोणीय इस प्रकार से हो सकता है, लंबाई भी हो सकती है यहाँ पर। ठीक है, लंबाकार हो सकता है, तो चारों आकार आपको ध्यान में रखना है। उनकी भित्ति पतली होती है और वो सेल्यूलोज की बनी होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पेरेन काइमा, कोलेन काइमा और स्क्लेरन काइमा, इन तीनों में जो भित्ति किसकी बनी होती है ये आपको ध्यान में रखना है। आप चाहो तो टेबल बना सकते हो ऐसे, जैसे एक तरफ आपने पेरेन काइमा लिख दिया, उसके बाद में आपने कोलेन काइमा लिख दिया, और उसके बाद में स्क्लेरेन काइमा आपने लिख दिया, इस प्रकार से। ठीक है, अब जैसे आपने बात की कोशिका भित्ति, आप लिख दो यहाँ पर भित्ति की मोटाई आप लिख दो, पतली मोटी पतली इस प्रकार से। उसके बाद में वो किससे बनी होती है वो आप देख लो, सेल्यूलोज है या लिग्निन है या क्या है। या आप उसके बाद में नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि इनका आकार किस प्रकार से होता है कोशिका का। तो इस प्रकार से आप टेबल बनाओगे तो काफी आसानी आपको रहेगी। जैसे एल्गी में अपन ने डिस्कस किया था शैवाल में, वहां पर भी तो एक टेबल आपको दे रखी है, सेम वैसे यहाँ पर भी अपना काम बन जाता है। तो भित्ति पतली होती है और किसकी की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ये काफी सटी हो सकती है, मतलब इस प्रकार से कोशिकाएं जो होती है एक दूसरे के बिल्कुल समीप होती है, इस प्रकार से ये इस प्रकार से। ठीक है, तो समीप होगी तो क्या होगा, उनके बीच में जो स्थान होगा, एक तो ये आपके पास बहुत दूर दूर है मान लो इस प्रकार से, ठीक है, और एक आपके पास बहुत समीप है, तो इनकी कोशिकाओं के बीच में स्थान जो है वो ज्यादा है, तो इन कोशिकाओं के बीच में स्थान जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अथवा उनके बीच थोड़ा अंतर कोशिकीय स्थान हो सकता है। पेरेनकाइमा बहुत सा कार्य करता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण, संचय, स्राव संपन्न करता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण भी कर सकता है, मतलब इसके अंदर वर्णक मिल सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली यहाँ पर यही कहना चाह रहा है। ये आप देख सकते हो, ये डायग्राम आपको बता रहा है पेरेनकाइमा का, अंतरा कोशिकीय स्थान बहुत कम है यहाँ पर। दूसरा है कोलेनकाइमा, प्राय द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा के नीचे होता है। किसकी, द्विबीजपत्री पौधों की बाह्य त्वचा। जब आपने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो पहले ही लेसन में मैंने आपको बता दिया था कि एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री में कंपेयर कर करके आपको पढ़ना है।
तो कोलेनकाइमा द्विबीजपत्रों की पौधों की बाह्य त्वचा, इसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं एपिडर्मिस, आएगा ये भी, ठीक है, सबर करो, आएगा ये भी। नहीं, सबर का फल मीठा होता है सर, तो सबर करना जरूरी है, पर इतना भी सबर नहीं करना चाहिए कि वो फल मीठा होकर पूरा ही सड़ जाए, ठीक है, तो सबर करो लेकिन इतना भी नहीं करना। यह या तो एक समान सतह में होते हैं अथवा चकती में होते हैं। इनकी कोशिकाओं की भित्ति पतली होती है, लेकिन इनके कोनों पर सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज तथा पेक्टिन जमा हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कंपेयर करके आपको पढ़ना, पेरेन्काइमा में केवल सेल्यूलोज है, लेकिन यहाँ पर सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन भी हो सकते हैं। कहाँ? इनके कोनों पर। जैसे मान लो ये कोना यहाँ पर है, ये यहाँ पर कोना है, यहाँ पर कोना है, तो ये जो कोना आपको यहाँ बताया जा रहा है इस चित्र में, यहाँ पर क्या हो सकता है? हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन और सेल्यूलोज हो सकता है, इसीलिए इनके कोने क्या होते हैं? मोटे होते हैं। कोलेनकाइमा की कोशिकाओं का आकार अंडाकार, गोलाकार अथवा बहुकोणीय हो सकता है, सेम वैसे ही जैसा पेरेन्काइमा में, लेकिन यहाँ लंबाकार था, यहाँ पर नहीं बता रखा इन्होंने। इनमें प्राय क्लोरोप्लास्ट होता है। इनकी कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट स्थित होता है तब वे भोजन का स्वांगीकरण भी कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट होगा तो प्रकाश संश्लेषण हो गया होगा, दिखती सी बात है। इनमें अंतराकोशिक स्थान नहीं होता, मतलब कोशिकाएं बहुत ज्यादा समीप होती है, कुछ इस प्रकार से। अंतरकोशिक स्थान क्या आपको इसके अंदर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है सर, ठीक है। इस चित्र में भी आप देख सकते हो, एक कोशिका, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो अंतरकोशिक स्थान इसके अंदर नहीं दिख रहा, अंतराकोशिक सॉरी, जबकि इसके अंदर दिख रहा है ऊपर वाले में। ये पौधों के वृद्धि हो रहे भाग जैसे शेषव तना, मतलब शेषव का मतलब नया जो तना है, तथा पत्ती का वृंत को यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस स्टार मार्क कर लीजिएगा कि पौधा जब बन ही रहा होता है, तना वगैरह, पत्ती वगैरह, तो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए कौन सा उत्तक होता है? तो आपके पास कौन सा होता है? वो कोलेनकाइमा होता है, सरल उत्तक का एक प्रकार है। तो देख सकते हो ये मोटे यहाँ पर सीधे आपको कोने बता रखे हैं यहाँ पर। यह रसदानी सिंपल सा वैक्यूल जिसे बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर, कोशिका भित्ति। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन अंतराकोशिकीय जो अवकाश है उससे ये पूछ सकता है कोने मोटे क्यों है, इसके पीछे का कारण भी वो पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे में। स्क्लेरेन कायमा जो है उसमें लंबी और सक्रिय कोशिकाएं होती है, जैसे यहाँ पर आपको बताई रखा है, ये लंबी सक्रिय। इन कोशिकाओं की भित्ति मोटी तथा लिग्निन वाली होती है, ठीक है। भित्ति में सेल्यूलोज इसने अभी तक शब्द यूज में नहीं लिया, उन दोनों में तो लिया था, तो लिग्निन आपको लिख देना उस टेबल के अंदर। इसकी भित्ति पर कुछ अथवा अधिक गर्त स्थित होते हैं, अधिकांश ये मृत होते हैं। गर्त का मतलब क्या होता है? केविटी जिसे अपन बोलते हैं। ये देखो आप, ये आपके पास ये जैसे स्क्लेरन का डायग्राम होता है, ये भित्ति है, यहाँ पर इतना सा आप देखो, जैसे ये भित्ति यहाँ से ये आ रही है, फिर ये छोटी सी गर्त यहाँ पर, फिर आ रही है, फिर ये गर्त यहाँ पर, ठीक है। छोटा सा जो पार्ट होता है उसे अपन बोलते हैं गर्त। तो इसके अंदर ये यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ है, तो ये बता रखा है। ये मृत होता है, अधिकांश उनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। आकार, संरचना, उद्भव तथा विकास में विभिन्नता होने के आधार पर स्क्लेरेन कायमा तंतु में अथवा स्क्लेरिड हो सकती है। इसके अंदर पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था, एक तो लिग्निन ध्यान रखना, ये मृत होती है, वो दोनों जीवित होती है, ठीक है। दो प्रकार में अपन इसे दो प्रकार बता रहे हैं इसके, एक तंतु में तथा स्क्लेरिड की जो बात कर रहे हैं। तंतु जो होती है मोटी भित्ति वाले लंबे होते हैं तथा नुकीले मृत कोशिकाओं के होता है, ये इस प्रकार से लंबी, ठीक है। ये प्राय पौधों के विभिन्न भागों में समूह के रूप में पाए जाते हैं, अकेला नहीं होगा, ये समूह में मिलेगा। जबकि स्क्लेरिड की अपन बात करें तो उसका आकार गोलाकार, अंडाकार अथवा सिलेंड्रिकार हो सकता है, ये लंबी नहीं होती है। ये बहुत अधिक मोटे तथा मृत स्क्लेरेन काइमा कोशिका से बने होते हैं, जिनकी गुहिका बहुत से सक्रिय होती है। तो ये गुहिका आप देखो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है, ब्लैक कलर से बता रखा, हो सकता है आपको एनसीईआरटी में नहीं दिखा, ये है गुहिका इसकी, ये एरो यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो गुहिका है ये क्या बहुत सी सक्रिय है, स्क्लेरन गाइमा कोशिका से जो बनी होती है। ये प्राय गिरीदार फलों के फल भित्ति की कोशिकाओं, गिरीदार मतलब जो आप देख सकते हो जैसे अमरूद वगैरह, एग्जाम्पल इसने लिखा, पूछा गया प्रश्न, आपको ध्यान में रखना। तो जो अमरूद वगैरह है उसकी जो फल भित्ति है, मान लो ये अमरूद की ये फल भित्ति, तो उसके अंदर यहाँ पर ही मिल सकती है इस प्रकार के जो कोशिकाएं हैं, ठीक है। नाशपाती और चीकू के गुद्दे तथा लेग्यूम के बीज आवरण तथा चाय की पत्ती में पाया जाता है। फिर से बोल रहा हूं, ये जो 4-5 नाम आपको दिए गए पादप के या फल के, ध्यान में आपको रखना है, पूछा गया है प्रश्न यहां से, ठीक है। स्क्लेरन काइमा पौधों को यांत्रिक सहारा देते हैं, तो ये डायग्राम आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है। ये आपके पास स्क्लेरन काइमा, ये भी और ये भी स्क्लेरन काइमा, एक तंतु में और दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास स्क्लेरेट्स, ठीक है। क्लियर होगा यहां तक?
बताओ, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जटिल उत्तक में। अभी जो आपने देखा था सरल सिंपल सा क्या है, जिसमें एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलेगी। जटिल की अगर अपन बात करें तो एक प्रकार की कोशिका नहीं मिलेगी, अलग अलग प्रकार की भिन्न कोशिकाएं यहाँ पर मिल सकती है, एक से अधिक प्रकार की, ठीक है। तो जटिल उत्तकों में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ये मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करती है। कोशिका एक से अधिक होगी, इस प्रकार से होगी, ये मान लो, लेकिन ये एक यूनिट में काम करेगी, तभी तो आप इसे उत्तक बोल रहे हो। उत्तक क्यों बोल रहे हो? कोशिकाओं का जो समूह होता है वो स्पेसिफिक फंक्शन कर सकता है, तो वो आपके पास उत्तक की परिभाषा आपने बोली थी। तो सेम वही है, इसने लिखा है कि एक इकाई की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं। जाइलम तथा फ्लोएम जटिल उत्तक के उदाहरण हैं, जिसे आप तीसरे चैप्टर से ही मैं बता रहा हूं आपको। सबसे पहले किंगडम, प्लांट किंगडम की अपन बात करें तो ऐसा जगत जिसके अंदर सबसे पहले जाइलम और फ्लोएम देखा गया था, कौन सा था वो? क्या वो टेरिडोफाइटा था, क्या वो ब्रायोफाइटा था? बताओ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको अभी याद आना चाहिए, तब तो आपने प्लांट किंगडम सही से पढ़ा, नहीं तो रिवीजन करने की जरूरत है। चित्र में बता रखा, ठीक है, देखेंगे अभी चित्र। जाइलम मूल से पानी तथा खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाने के लिए एक संवहन उत्तक की तरह कार्य करता है। जैसे जंतुओं की बात करें या मनुष्य की अपन बात करें तो अपने अंदर क्या होती है, रक्त वाहिकाएं होती है। जो भी खाद्य पदार्थ का अवशोषण हुआ आहार नाल से, या जो भी गैसेज हैं उनको ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, वो काम करता है रक्त वाहिकाएं और रक्त। तो सेम वैसे इसके अंदर जो भी ये पानी लिक्विड और खनिज लवण जो है उनको तने तथा पत्तियों तक, क्योंकि जड़ जो है, मूल जो है वो अवशोषण करेगी, ठीक है, जल का, पानी का और खनिज लवण का, और वो पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण करती है तो वहां तक लेके जाने पड़ेगी जरूरत। तो वो जो तना और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए काम करेगा वो कौन है? जाइलम करेगा। कहां से? मूल से। ये पौधे के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है। ये चार तत्वों, वाहिनिकी जिसे अपन बोलते हैं, ट्रेकिड, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेनकाइमा से मिलकर बना होता था। एक से अधिक अपन ने बात की थी, लेकिन एक इकाई की तरह काम करता है ये। तो चार यहाँ पर इसके छोटे इकाई बता रखी, सॉरी, छोटे छोटे अलग अलग पार्ट बता रखे, चार तत्व बता रखे, वाहिनिकी, वाहिका, जाइलम तंतु तथा जाइलम पेरेनकाइमा। वाहिनी की लंबी तथा अथवा नलिकाकार कोशिका होती है। इसकी कोशिका की भित्ति मोटी तथा लिग्निनी होती है, ये आपको ध्यान में रखना है भाई साहब। ये ट्रेकेड आपको ये बता रखा है, इसके अंदर ये लंबी है, और इसकी भित्ति जो आप चाहो तो इसी डायग्राम में लिख सकते हो एनसीईआरटी में, ये लिग्निन से बनी होती है। किससे? लिग्निन से ये बनी होती है। और गुहिका शुंडाकार होती है, तो ये गुहिका आपको बता रखी है इस प्रकार से, ठीक है। ये मृत तथा प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। किस प्रकार की होती है? मृत होती है। तो मृत होगी तो प्रोटोप्लाज्म उसके अंदर नहीं होगा, क्योंकि कोशिका के जो कार्य है वो तो संपन्न ही नहीं होंगे ना, क्योंकि ये मर गई है सब। इसकी कोशिका की भित्री भित्ति की सतह मोटी होती है, जिसकी आकृति भिन्न होती है। तो अंदर वाली जो है वो मोटी होती है। इस डायग्राम में तो अपन नहीं बता सकते, लेकिन ध्यान में रखना है। पुष्पी पादपों में वाहिनिकी तथा वाहिका पानी के स्थानांतरण के मुख्य अवयव है। एंजियोस्पर्म की ये बात कर रहा है। ट्रेकिड और वाहिका जो दोनों क्या करते हैं? जल का स्थानांतरण करते हैं। क्या क्लियर है यहां तक? और डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अभी तो कैसे ही पूछोगे, नहीं? ठीक है, आगे अपन चलते हैं। वाहिका की बात करते हैं, ट्रेकिड की अपन ने बात कर ली। वाहिका जो है लंबी है, सिलेंड्रिकल होती है, सेम उसी के जैसे। इसमें बहुत सी कोशिकाएं होती है, जिसे अपन वाहिका अवयव कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक की भित्ति लिग्निनी होती है और उसमें बड़ी केंद्र गुहिका होती है। तो इसके अंदर आप देख सकते हो इस डायग्राम में वाहिका जो आपको बता रखी है, ये जो कैविटी है यहाँ पर, ये पूरी यहाँ पर ये कैविटी बता रखी है, और छोटे छोटे अवयव इसके अंदर अपने को देखने को मिल रहे हैं, जिसे अपन वाहिका अवयव बोलते हैं। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। अच्छा, ये तो डिफरेंस है वाहिनी और वाहिका की जो अपन बात कर रहे हैं, तो ये डिफरेंस यहाँ इसने बता दिया केविटी का, ठीक है। किसका बता दिया? जो गुहा है उसका यहाँ पर इन्होंने डिफरेंस बताया है। ट्रेकिड में आपके पास बहुत छोटी है, वाहिका की अगर अपन बात करें उसमें जो गुहिका होती है वो बड़ी होती है। आप गुहिका लिख करके एनसीईआरटी के साइड में लिख दीजिएगा कि वाहिका के अंदर जो गुहिका होती है वो क्या होती है? बड़ी होती है। किसके कंपैरेटिवली? जो वाहिनी की है या जो ट्रेकिड है उसके कंपैरेटिवली, ये पूछा जा सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना भाई साहब, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। ध्यान रखोगे तो फायदे में रहोगे। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ये लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप की भांति जुड़ी होती है। जैसे ये वाहिका, ये एक है, ये दूसरी है, ठीक है, ये तीसरी है। इनके बीच में छिद्र होता है, छोटे छोटे छिद्र होता है, तो एक दूसरे के छिद्रित पाइप जैसे ही जुड़ी होती है।
वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण है, ये पूछा गया है कि एंजियोस्पर्म में वाहिका होती है, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती। ठीक है, जाइलम तंतु नेक्स्ट तीसरा जो आपके पास पार्ट आता है वो है जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है तथा इसकी केंद्रीय गुहिकाएं विलुप्त होती है, इसके अंदर केंद्रीय गुहिकाएं नहीं होती है। ये पट्टी अथवा ए पट्टी हो सकती है, मतलब इसको डिवाइड करने वाला सेप्टेट या एसेप्टेट जिसे अपन बोलते हैं, पट्ट इसके बीच में हो सकता है इस प्रकार से, या पट नहीं भी हो सकता, सिंपल से इस प्रकार से। जाइलम पेरेनकाइमा कोशिकाएं जीवित होती है, ये ध्यान में रखना, तथा इनकी भित्ति पतली होती है और सेल्यूलोज की बनी होती है। इनमें स्टार्च तथा वसा तथा अन्य पदार्थ जैसे टेनिन भोजन के रूप में संचित होता है। तो ये जो टेनिन है ये आपको ध्यान में रखना है। भोजन का संचय करने वाला जो अभी तक अपन ने देखा है चारों में से, जाइलम की जो अपन बात करें, वाहिनी की, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पेरेनकाइमा की जो बात करें, क्योंकि ये जीवित कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, जीवित कोशिका जो आपको बताई जा रही है, तो ये भोजन का संचय भी कर सकते हैं। पानी का त्रिज्य संवहन पेरेनकाइमा कोशिका द्वारा होता है। ठीक है, रेपेनकाइमा इसने लिखा त्रिज्य संवहन, त्रिज्या के रूप में। ठीक है, ये जाइलम का आपको बता रखा है, चालनी छिद्र है यहाँ पर, ये चालनी नलिका तत्व है। ये फ्लोएम पेरेनकाइमा और सहचर कोशिका तो अभी अपन देखेंगे, फ्लोएम पेरेनकाइमा अपन ने डिस्कस किया नहीं, सॉरी ये फ्लोएम आपको बता रखा है इसके अंदर, और ये आपको जाइलम बता रखा है इसके अंदर, सिंपल सा। फ्लोएम भी इंपॉर्टेंट है काफी, देखेंगे अभी किस प्रकार से है ये, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर। प्राथमिक जाइलम दो प्रकार के होता है, एक तो प्रोटोजाइलम, प्रोटो का मतलब होता है अर्लियर प्रकार का, प्रोटो पहले का, जैसे इसने लिखा आदि, आदि मानव आपने सुना होगा, आदि क्यों बोलते हैं उसे, आदि और मानव गोलमाल मूवी में ना, नहीं उसमें कौन सी है, धमाल में। ठीक है, आदि और मानव, आदि का मतलब होता है पहले का जो समय है। तो प्रोटोजाइलम जो पहले बन जाता है, और मेटाजाइलम जो बाद में बन जाता है। ठीक है, तो प्राथमिक जाइलम दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपके पास कौन सा, आदि दारू प्रोटोजाइलम, और दूसरा आपके पास है मेटाजाइलम। इसके बाद में खड़ी पाई है, सबसे पहले बनने वाले जाइलम को प्रोटोजाइलम और बाद में बनने वाले को अपन क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम अपन कहते हैं। तने में प्रोटोजाइलम, जो तने की बात कर रहे हैं तो उसमें प्रोटोजाइलम केंद्र में होता है, जैसे मान लो ये प्रोटोजाइलम है, ये पहले बनने वाला है, और उसके बाद में ये आपके पास क्या है, मेटाजाइलम जो बाद में बनने वाला है। तो तने में आपके पास प्रोटोजाइलम अंदर की ओर होगा। ठीक है, और मेटाजाइलम क्या होगा, बाहर परिधि की ओर होगा, जबकि इसके अपोजिट अगर अपन बात करेंगे किसमें, मूल में, तो इसके जस्ट अपोजिट होगा मूल में। जो आपके पास जो प्रोटोजाइलम है वो क्या होगा, वो बाहर की ओर होगा। ठीक है, ये अपन ने बात की, इसमें तने में प्रोटोजाइलम केंद्र की ओर होता तथा मेटाजाइलम परिधि की ओर होता। तो रेड कलर में आपके पास प्रोटोजाइलम है, ये आपके पास मेटाजाइलम है। इस प्रकार के जाइलम को अपन मध्यादी दारू कहते हैं, ये आपके पास मध्यादी दारू, मध्यादी दारू को कहते हैं। ठीक है, मूल में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होता था, ये जो रेड कलर में आपको बता रखा है ये प्रोटोजाइलम, और जो ब्लैक कलर में बताया जा रहा है ये मेटाजाइलम, मूल में इस प्रकार का होता है। तो इसमें अपन क्या बोलेंगे, जाइलम को बाह्य आदि दारू बोलेंगे। ठीक है, बाह्य आदि दारू, इन शब्द का मतलब तो आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं। आदि का मतलब पहले, बाह्य का मतलब बाहर, तो जो प्रोटोजाइलम है या जो आपके पास के आदि दारू के वो बाहर है, तो उसे बाह्य आदि दारू का आपने बोल दिया। ठीक है, मध्य में है तो उसे मध्य आदि दारू बोल दिया, सिंपल सा है, समझ में आता है साहब। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्लोएम प्राय भोजन को पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। जाइलम आपके पास जल तथा खनिज लवण का ट्रांसपोर्ट करता है मूल से तने तथा पत्ती तक, जबकि फ्लोएम भोजन को पत्तियों से अन्य भाग जैसे मूल तक या तने तक ये ट्रांसफर करता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण होता है तो भोजन कहाँ बनता है, पत्तियों में बनता है। एंजियोस्पर्म में स्थित फ्लोएम में चालनी नलिकाएं, यहां आप इसने पार्ट बता रखे हैं, चालनी नलिकाएं, तत्व, सहचर कोशिकाएं, फ्लोएम पेरेनकाइमा और फ्लोएम तंतु होते हैं। अब देखिएगा इनमें डिफरेंस क्या है और क्या नहीं है, ध्यान से। जिम्नोस्पर्म में एल्ब्यूमिनी कोशिकाएं होती है, कौन सी होती है, एल्ब्यूमिनी कोशिका। डिटेल्स तो अपने को यहां नहीं बता रखा है, लेकिन ध्यान में आपको रखना है। चालनी नलिका तत्व लंबे नलिका की तरह संरचना लंबवत तथा सहचर कोशिकाओं से जुड़ी होती है। चालनी नलिका की बात करा, पहला जो तत्व है, लंबी होती है, नलिका की तरह होती है, लंबवत होती है, और सहचर कोशिकाएं
कंपेनियन सेल इसे अपन बोलते हैं, कंपेनियन सेल इसे अपन बोलते हैं। सहचर का मतलब साथ जो मिलती है, ठीक है। अब इसका काम आएगा और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो चालनी तत्व जो होती है लंबी होती है, नलिका की तरह होती है, लंबवत होती है और सहचर कोशिकाओं से जुड़ी होती है। तो ये चालनी छिद्र इन्होंने बता रखा है यहां पर, और चालनी कोशिका है आपके पास। इनकी अंतर्भित्ति चालनी या छलनी जिसे अपन बोलते हैं की तरह छिद्रित होती है, जो चालनी प्लेट बनाती है। जैसे मान लो एक ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, तो इनकी जो भित्ति होती है ना इस प्रकार से छिद्रित होती है। छलनी जैसे थे ना, चालनी जिसे अपन बोलते हैं, छलनी बोलते हैं एक तरह से, उसके जैसे छिद्रित होती है, जो चालनी प्लेट बनाती है। एक परिपक्व चालनी तत्व में परिधीय साइटोप्लाज्म तथा बड़ी राजधानी होती है। साइटोप्लाज्म परिधि इसने बोला, इसका मतलब क्या है कि इस कोशिका में जो भी साइटोप्लाज्म होगा वो परिधि पर होगा, बीच में नहीं होगा, ये परिधि पर होगा, ठीक है। इस प्रकार से ये क्या होगा, परिधि पर आपके पास क्या होगा, साइटोप्लाज्म होगा, कोशिका द्रव्य होगा, और बड़ी राजधानी होती है, वैक्यूल जिसे बोलते हैं। लेकिन इसमें केंद्रक नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, इसमें केंद्रक नहीं होता है। तो जो अपने पास न्यूक्लियस है, केंद्रक जो है वो नहीं होता है। तो केंद्रक को तो अपन बोलते हैं मास्टर ऑफ सेल, कोशिका का जो मास्टर है वो यही होता है, न्यूक्लियस सारे काम को नियंत्रित करता था। अब इसमें केंद्रक नहीं है तो इसके कार्य को कौन नियंत्रित करेगा, तो इसके कार्य को नियंत्रित करने के लिए चालनी नली के कार्य को सहचर कोशिका, जो भी अपन ने देखा था, किसके साथ में सहचर कोशिका होती है, किसके साथ में, चालनी नलिका तत्व के साथ में। तो सहचर कोशिका का जो केंद्रक होता है वो इसके कार्य को नियंत्रित करता है, पूछा गया है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। सहचर कोशिकाएं विशिष्ट पेरेनकाइमी कोशिकाएं हैं। क्या है, पेरेनकाइमा, और इसको आपने किस में पढ़ा था, सरल प्रकार के उत्तक में पढ़ा था, ठीक है, अलग अलग लोकेशन पे जो होते हैं। ये चालनी नली की, अब सहचर कोशिका की प्रॉपर्टी आपको बताने की जरूरत नहीं है। विशिष्ट प्रकार की पेरेनकाइमा, तो वहां पर उसका आकार भी आपने देख लिया, क्या कार्य कर सकता है वो भी अपन ने देख लिया है। तो आपको याद रखना चाहिए, ये चालनी नली के तत्वों से सटा रहता है। जैसे ये आपके पास चालनी नली है और इसके साथ में ये सहचर कोशिका है, ठीक है। ये चालनी है और ये क्या है, सहचर है। ठीक है, गर्त क्षेत्र में जुड़ी होती है। ये क्षेत्र अनुदैर्ध्य भित्तियों के बीच में होता है। तो जो भी अनुदैर्ध्य भित्ति है, इस प्रकार से ये मान लो ये इस प्रकार से हो गया, अनुदैर्ध्य ये भित्ति आपके पास है तो इसके साथ से जुड़ी रहते हैं। सहचर कोशिका चालनी नली में दाब ग्रेडियंट या विभव को बनाए रखती है। फ्लोएम पेरेनकाइमा में लंबी शुंडीय सिलेंड्रिकार कोशिका होती है, पेरेनकाइमा की ये बात कर रहा है, जिसमें सघन साइटोप्लाज्म तथा केंद्रक होता है। तो इसके अंदर केंद्रक होता ही है, लंबी होती है, सिंपल से ध्यान रखना, कुछ समझाने ऐसा है नहीं। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक प्रश्न मेरे दिमाग में यहाँ पर आ रहा है कि निम्न कोशिकाओं में से या निम्न उत्तकों में से किस में सेल्यूलोज की भित्ति नहीं होती, सेल्यूलोज की भित्ति नहीं होती, ये प्रश्न बन सकता है। और ये अगर आप कर सकते हो तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं ऑप्शन आपको दे दूं, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा या जाइलम के जो चार ऑप्शन है उसमें से जो नहीं मिल रही है वो मैं उस यहाँ पर लिख सकता हूँ। फ्लोएम को जो है वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि सेल्यूलोज का काफी बड़ा रोल है। काफी जो छोटे छोटे टॉपिक्स अपन देख रहे हैं उसमें सेल्यूलोज की भित्ति है या नहीं है ये बार बार दिया जा रहा है, ठीक है। इनके द्वारा कोशिकाओं के बीच प्लाज्मोडेस्मेटा जोड़ होता है। प्लाज्मोडेस्मेटा जोड़ने वाली एक प्रकार की इकाई है, इसे अपन सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। इस प्रकार से ये कोशिका, ये इस प्रकार से मान लो ये प्लाज्मोडेस्मेटा यहाँ पर ये, ठीक है। फ्लोएम पेरेनकाइमा खाद्य पदार्थ तथा अन्य पदार्थ जैसे रेजिन, लेटेक्स या म्यूसिलेज संचित करते हैं। ध्यान में आपको रखना, तीनों पदार्थों के नाम जो लिखे हैं, रेजिन, लेटेक्स, म्यूसिलेज संचित करते हैं। ये क्या है, ये आपको बायोमोलिक्यूल में थोड़ा सा आइडिया दे रखा है। एक बीजपत्री पौधों में फ्लोएम पेरेनकाइमा नहीं होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बीजपत्री में फ्लोएम पेरेनकाइमा नहीं होता। जैसे जाइलम और फ्लोएम की जो अपन ने बात की थी, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में मैंने आपको डिफरेंस बताया था, ठीक है, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म की जो अपन ने अभी बात की थी। तो यहाँ एक पॉइंट अपन ने डिस्कस किया था, आ रही है क्या बात समझ में, ये कहाँ गया, ये यहाँ कहीं होगा, ठीक है ना, जिसमें एंजियोस्पर्म की अपन ने बात की थी, ये विशिष्ट उसका क्या है, लक्षण है,
क्लियर है? तो यहाँ कहीं जो अपन ने पढ़ा था विशिष्ट लक्षण अपन ने बात की थी, सेम वैसे इसको आपको ध्यान रखना है कि ये जो है एक बीजपत्री में फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं होता है। आ रही क्या बात समझ में? ठीक है या नहीं है? डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। ये प्राय प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते हैं, मतलब जो पहले बनता है फ्लोएम उसके अंदर नहीं मिलते। अच्छा एक पॉइंट रह गया, फ्लोएम तंतु या बास्ट रेशे स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं के बने होते हैं। जो फ्लोएम तंतु है वो किसके बने होते हैं? स्क्लेरेनकाइमा के बने होते हैं। और अभी अपन ने बात की थी कि सहचर कोशिकाएं वो क्या होता है? पैरेन्काइमा कोशिकाएं होती है। तो ये दोनों आपको पूछ सकता है कभी भी कि निम्न में से कौन किसका बना होता है और कौन किसका नहीं बना होता, पूछ सकता है। ये प्राय प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाया जाता है, लेकिन ये द्वितीय फ्लोएम में मिल सकता है। जो बाद में बनता है वो द्वितीय फ्लोएम, जो पहले बनता है वो प्राथमिक फ्लोएम। ये काफी लंबे अशाखित अथवा नुकीले होते हैं। इनके सिरे सुई की तरह होते हैं, बिल्कुल नुकीले होंगे इस प्रकार से। ठीक है। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति काफी मोटी होती है। परिपक्वता पर इन तंतु में प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है। प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। सिंपल सा फंडा आपको ध्यान रखना, ये भी बन सकता है क्वेश्चन। एक तो सेल्यूलोज वाला कि भित्ति में क्या है, एक कौन कौन सी कोशिकाएं मृत होती है, जैसे 4 जाइलम अपन ने देख ली, 4 फ्लोएम अपन ने देख ली, और 3 सरल में अपन ने देखी थी, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो उसमें से तो एक ही थी, ठीक है, मृत। बाकी इनमें आपको ध्यान में रखना है। एनसीईआरटी के साइड में लिख लो कौन कौन सी मृत होती है सब। पटसन, सन तथा भांग जैसे पौधों के, ये कुछ पौधों के नाम है। फ्लोएम तंतु का बहुत आर्थिक महत्व है। सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में सक्रिय चालनी नलिका होती है। ऐसे फ्लोएम को अपन प्राक फ्लोएम या प्रोटो फ्लोएम कहते हैं। जो पहले बनता है उसे प्राक फ्लोएम कहते हैं, ठीक है। और बाद में बनने वाले फ्लोएम में बड़ी चालनी नलिका होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? अनुफ्लोएम या मेटा फ्लोएम। प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम, जैसे अपन ने प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम देखा था, सेम वैसे प्रोटो और मेटाफ्लोएम आपके पास ध्यान में रखना है। ठीक है। चालनी नली बड़ी किसके अंदर होती है? जो मेटाफ्लोएम है उसके अंदर चालनी नली बड़ी होती है। इस डायग्राम को आप सिंपल सा देख सकते हो, वैसे तो ये एक प्रश्न नहीं पूछेगा, फिर भी ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। रखना तो है ही, एनसीईआरटी में दे रखा है। तो यहाँ पर अपना ये जो टॉपिक है वो भी क्या होता है? कंप्लीट होता है। एनसीईआरटी को आप लोग पढ़िए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कभी भी आपका डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। मिलता है नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।